हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति शर्मा, G&R मैनेजमेंट कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3, सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। मूल अवधारणाएं: समाज, समुदाय, संस्थाएं, समिति, सामाजिक समूह, मानव एवं पशु समाज। समाज का अर्थ क्या है? समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों के ताने बाने के लिए किया जाता है। समाज एक मूर्त संगठन नहीं, अपितु मात्र सामाजिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। जैसे कि आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, मैं कई बार तथा पेज ने बताया था, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है लेपियर के अनुसार, समाज मनुष्य के समूहों का नाम नहीं है, वरन यह समूह अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है। क्योंकि हम हर समूह के साथ अपने कनेक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं। किसी के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं और किसी के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं, इसीलिए इसे जटिल व्यवस्था कहा है। एडम स्मिथ के अनुसार समाज पारस्परिक मित्रता की कृत्रिम विधि है। कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है: अमूर्त संकल्पना, समाज व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाज में मानव भी पाए जाते हैं और पशु भी पाए जाते हैं। समाज में समानता, समाज के अंदर सभी को बराबर समानता दी जाती है। समाज में असमानता, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि समाज में समानता ही दी जाती है, तो कहीं ना कहीं समाज में हम इंसान को असमानता भी दी जाती है और दर्शाया जाता है। पारस्परिक जागरूकता, सहयोग, संघर्ष, किसी के साथ हम सहयोग करते हैं और किसी के साथ हम संघर्ष करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें समाज के अंदर देखने को मिलती है। पारस्परिक निर्भरता, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। समाज और जीवन एक दूसरे के साथ चलता है। निरंतर परिवर्तनशीलता, समाज जो है उसमें धीरे धीरे, कभी कभी, हमेशा निरंतर परिवर्तनशील होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि समाज परिवर्तनशील नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई परिवर्तन आया तो कुछ समय के बाद और समाजों में भी वो परिवर्तन आएगा। समुदाय का अर्थ: समुदाय शब्द को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और म्यूनस। कम का अर्थ एक साथ और म्यूनस का अर्थ सेवा करना। तो इसका अर्थ हुआ एक साथ सेवा करना या एक साथ मिलकर सेवा करना। ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनमें परस्पर मिलकर रहने की भावना रहती है तथा जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की भावना रखते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम एक दूसरे का सहयोग देते हैं, इसीलिए हम इसे समाज कहते हैं। डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश हो जाता है। ग्रीन के अनुसार समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घरों में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। एक समुदाय के स्थानीय क्षेत्र समूह होता है। समुदाय की कुछ विशेषता या तत्व हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विशेषता बताइए या तत्व बताइए, तो आप इन दोनों में यही पॉइंट लिखेंगे। पहला है स्थानीयता, निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना का अर्थ होता है हम की भावना, जनसमूह, सामान्य जीवन, स्वतंत्र जन्म, स्वतः जन्म, विशेष नाम, स्थायित्व, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, समानताओं का क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे संस्था का अर्थ क्या है या संस्था किसे कहते हैं। संस्था शब्द का प्रयोग ऐसे संगठन के लिए किया जाता है जो मूर्त होते हैं, जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अनाथालय। संस्थाओं के कुछ नियम होते हैं, कुछ जनरीतियाँ होती हैं, कुछ रूढ़ियाँ व कार्य प्रणालियों का समूह होता है जो कुछ मानवीय हितों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रित हो जाता है। जैसे अस्पताल लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए, स्कूल बच्चों को शिक्षित करने के लिए, कॉलेज बच्चों को डिग्री देने के लिए और बच्चों को, हमारी जनसंख्या को अधिक से अधिक शिक्षित करने के। अनाथालय इसलिए खोले जाते हैं ताकि जो लोग बेघर हैं उन लोगों
को घर मिल सके। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छा से स्थापित या अभिमत संगठित मानव संबंधों के समूह होती हैं। समनर के अनुसार संस्था के अंतर्गत अवधारणा, विचार, मत, स्वार्थ और संरचना सम्मिलित होती हैं। कुछ विशेषताएं हैं इनकी, जैसे अमूर्त धारणा, निश्चित उद्देश्य। क्यों? क्योंकि जब हम स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोलते हैं तो हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है। स्थायित्व, संरचना, सामूहिक स्वीकृति, प्रतीक, चिन्ह, सामाजिक विरासत, सांस्कृतिक उपकरण, इन सब की विशेषताओं के द्वारा हम अपने समुदाय को आगे बढ़ा सकते हैं। समितियाँ, समितियाँ किसे कहते हैं, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? समिति एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से कुछ व्यक्ति मिलकर सामान्य हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामान्य रूप से किसी एक हित या कुछ हितों की प्राप्ति के लिए निर्मित संगठन को समिति कहते हैं। बोगाडास के अनुसार प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। विशेषताएं, मूर्ति प्रकृति मूर्त होती है, सहयोग की भावना पाई जाती है, निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित नियम होते हैं, ऐच्छिक सदस्यता होती है। ऐच्छिक का मतलब हम चाहें तो समिति में ऐड हो सकते हैं, नहीं चाहें तो हमारा मन नहीं है उस समिति के साथ जुड़ने का तो हम अपनी मर्जी से उस समिति के साथ नहीं जुड़ सकते। अस्थायी स्वभाव होता है, विचार पूर्वक स्थापना होती है, क्योंकि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, समिति बनाते हैं तो उससे पहले हम विचार करते हैं और उसके बारे में आगे के लिए प्लान करते हैं। एक साधना मात्र है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह का अर्थ। समूह का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुओं का संकलन करना या वस्तुओं को इकट्ठा करना जो परस्पर एक दूसरे के लिए अत्यंत निकट है या संबंधित है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य या उद्देश्य को पाने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या अंतःक्रिया करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनके मध्य सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं तो उन व्यक्तियों के संग्रह को सामाजिक समूह कहा जाता है। क्यूबर के अनुसार समूह अनिश्चित संख्या के मनुष्य के पारस्परिक संबंध को कहते हैं। हार्टन एंड हट के अनुसार समूह व्यक्तियों के संग्रह अथवा श्रेणियां होते हैं जिनमें सदस्यता एवं अंतरक्रिया की चेतना है। इनकी कुछ विशेषता है। समूह किसका होता है? व्यक्तियों का होता है। सदस्यों में परस्पर संबंध पाए जाते हैं। लोग जब हम समूह बनाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सदस्यों में एकता पाई जाती है। सदस्यों के व्यवहार में समानता पाई जाती है। अगर हम दोस्ती करते हैं तो हम ऐसे इंसान से दोस्ती करते हैं जिससे हमारा नेचर मिलता हो, जिससे हमारा व्यवहार मिलता हो। संगठन पाया जाता है। एक दूसरे से सदस्यों में सहयोग पाया जाता है। अनुशासन होता है। नियंत्रण पाया जाता है। मूर्त संगठन होता है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक समूहों का वर्गीकरण। जैसे अलग अलग वर्गीकरण दिया गया है। पहला है संख्या या आकार के आधार पर। दूसरा है इच्छा या अनिवार्यता के आधार पर। तीसरा है स्थान के आधार पर। चौथा है सादृश्यता के आधार पर। पांचवा है हितों के आधार पर। छठा आत्मीयता के आधार पर। सातवां संबंधों के आधार पर। अब कुछ राइटरों ने समूह के अंतर बताए हैं। जैसे पहले की है समनर द्वारा वर्गीकरण। उन्होंने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया है, अंतर समूह और बाहरी समूह। अंतर समूह, इस समूह के सदस्यों में अपनापन पाया जाता है। इसके सदस्य समूह के दुखों को अपना दुख तथा सुख को अपना सुख मानते हैं क्योंकि इनमें प्राथमिक समूह पाया जाता है। जब हम किसी के साथ दिल से अटैच होते हैं तो उसके दुख को अपना दुख समझते हैं, इसीलिए उसे हम अंतर समूह कहते हैं। बाहरी समूह या बाहर समूह, इनमें सदस्यों दूसरों का समूह होने के कारण सहयोग, स्नेह, सहानुभूति इत्यादि का भाव नहीं पाया जाता। व्यक्ति इन समूहों को पराया मानता है। अंतर समूह को अपना मानता है और बाहरी समूह को
पराया मानता है। अंतर समूह में सुख दुख की भावना पाई जाती है, जबकि बाहरी समूह में सुख दुख की भावना नहीं पाई जाती। अंतर समूह में सहानुभूति सहयोग पाया जाता है, जबकि बाहरी समूह में सहानुभूति और सहयोग नहीं पाया जाता। अंतर समूह में स्नेह पाया जाता है, जबकि बाहरी समूह में स्नेह नहीं पाया जाता। इसका मतलब कि जब हमारा अंतर समूह होगा वो अपनापन दर्शाता है और बाहरी समूह हमें परायापन दर्शाता है। अब कूले द्वारा वर्गीकरण, इसको हम कहेंगे, उन्होंने कहा था अंतर समूह, इसको इन्होंने कहा है कूले ने प्राथमिक समूह। जिसको बाहरी समूह कहा था समनर ने, उसको कूले ने कहा है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह, इन समूहों में सदस्यों में आमने सामने के संबंध व सहयोग पाया जाता है। परिवार या संघ, दोस्त समूह। द्वितीयक समूह ये आकार में बड़े होते हैं, इनमें संयोग व घनिष्ठता का भाव पाया जाता है। राष्ट्र, राजनीतिक दल, श्रमिक संघ। इन प्राथमिक समूह में आमने सामने होना जरूरी है, तब हमारे संबंध पाए जाएंगे, जबकि द्वितीयक समूह में आमने सामने होना जरूरी नहीं है। प्राथमिक समूह में सहयोग पाया जाता है, जबकि द्वितीयक समूह में सहयोग नहीं पाया जाता है। प्राथमिक समूह हमें परिवार के द्वारा मिलता है, जबकि द्वितीयक समूह हमें राष्ट्र, राजनीतिक दल या श्रमिक संघ के द्वारा प्राप्त होता है। अब मैकाइवर तथा पेज के अनुसार क्षेत्रीय समूह इन्होंने तीन में डिवाइड किया है। क्षेत्रीय समूह, असंगठित परंतु हितों के प्रति चेतन समूह। थर्ड, संगठित परंतु हितों के प्रति चेतन समूह। मिलर द्वारा वर्गीकरण लंबवत समूह या समांतर समूह, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। अब हम पढ़ेंगे मानव समाज। मानव समाज किसे कहते हैं? सोशियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये इन टॉपिकों में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, समुदाय शॉर्ट में आता है। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी वीडियो है। समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मानव समाज में रहते हैं, इसलिए मानव को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। विशेषता, किसकी विशेषता? मानव समाज की। क्यों? क्योंकि मानव समाज की विशेषता बहुत सारी हैं। पहला है शारीरिक व मानसिक समानता, भाषा, संकेत, विकसित क्षमताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्षमताएं होती है वो मानव समाज में पाई जाती हैं। भाषा मानव समाज में पाई जाती है, संकेत मानव समाज में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो मानव समाज में होता है। पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं मानव समाज के अंदर। समितियों व संगठनों की व्यवस्था की जाती है, राजनीतिक संगठन किए जाते हैं, सांस्कृतिक तत्वों की मान्यता प्रदान की जाती है, धर्म होता है, नैतिकता पाई जाती है, आर्थिक संगठन है, समानता है, विभिन्नता है, संयोग है, संघर्ष है, अनुभव द्वारा ज्ञान है। जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं उतना ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाता है। जितना अनुभव हमारे पास होता है उतना ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाता है। यातायात और संचार के साधन हैं। जीवन को उच्च बनाने के आदर्श नियम दिए गए हैं मानव समाज में। सभ्यता और संस्कृति पाई जाती है। अब पढ़ेंगे हम मानव समाज और पशु समाज में अंतर। पहला है जैविक। अगर हम देखिए, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि मानव समाज और आप सोचेंगे पशु समाज, क्योंकि हमारे समाज में मानव समाज भी पाया जाता है, पशु समाज भी पाया जाता है, इसलिए दोनों समाजों में अंतर पाया जाता है। मानव समाज एक शिक्षित समाज है, जबकि पशु समाज एक अशिक्षित समाज है। इसीलिए इन दोनों में कुछ अंतर बताए गए हैं। पहला है जैविक और सांस्कृतिक अंतर। सांस्कृतिक, क्योंकि संस्कृति मानव समाज में पाई जाती है, ना कि पशु समाज में। दूसरा, भाषा संबंधी अंतर। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है भाषा संबंधी अंतर। मानव समाज अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बोलकर किसी भी भाषा के द्वारा दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, लेकिन पशु समाज की कोई भाषा नहीं होती है।
वो बोलकर अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। तीसरा, परिवर्तनशीलता संबंधी अंतर। हमारा जो मानव समाज है वो परिवर्तनशील है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना कंपलसरी है। इसीलिए पशु समाज में परिवर्तन, जैसे पशु पहले थे आज भी पशु वैसे ही हैं। ज्ञान अर्जन में अंतर, विरासत में अंतर, नैतिक नियमों के विधान में अंतर, श्रम विभाजन में अंतर। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे मानव समाज की एज बढ़ती जाती है, मानव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके श्रम कार्य करने के विभाजन में अंतर आता जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको आप कम काम देंगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, उसकी क्लास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसके ऊपर लोड बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक जागरूकता का अंतर, यौन संबंधों में अंतर, विशिष्टीकरण में अंतर, नियंत्रण संबंधी अंतर। आगे हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर। ग्रामीण समुदाय मतलब गांव और नगरीय मतलब नगर, जिससे कि आपको नाम से भी लग रहा होगा ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर। पहला है सामाजिक नियंत्रण में अंतर, संबंधों की प्रकृति में अंतर, संस्थाओं के कार्यों का सरलीकरण, व्यवहार पर नियंत्रण। नेक्स्ट, अब हम आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट अपनी यूनिट में। ओके।